वेलकम टू दिस फ्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। तो बच्चों, वी आर स्टडिंग द चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इन दैट वी हैड स्टडीड लास्ट वीडियो अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो जो भी कहीं पे डिजास्टर हो जाता है, विपदा आती है, तो विपदा में बहुत सारे जो है वो कैजुअलिटीज होती है। तो कैजुअलिटीज किस प्रकार के होते हैं? कोई लोग जो है वो इंजर्ड होते हैं, कुछ लोग बेहोश होते हैं, किन लोगों का फ्रैक्चर होता है, सब लोग अनकॉन्शियस होते हैं। तो इस दौरान हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो क्या मदद करनी चाहिए? तो उन्हें फर्स्ट एड जो है बहुत जरूरी होता है बच्चों। फर्स्ट एड यानी कि प्रथमोपचार जो है ये चिकित्सा है। हॉस्पिटल में पहुंचाने के पहले या डॉक्टर जो इलाज करता है उसके पहले जो चिकित्सा हम करते हैं उसे फर्स्ट एड कहता है। और फर्स्ट एड जो है बहुत बार लोगों की जान बचाते हैं। मरने वाले लोगों की जान बचाने की क्षमता जो है फर्स्ट एड में। तो फर्स्ट एड जो है हर एक व्यक्ति को आना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको फर्स्ट एड कैसे करना है तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए, तो इसका फायदा आपको जीवन में कभी ना कभी होगा ही होगा। क्योंकि समय कह के नहीं आ सकता, कहीं पे भी कोई भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। अगर आप फर्स्ट एड सीखे हैं तो आप दूसरों की जान बचा सकते हैं, अपने लोगों की भी जान बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से कॉन्शियसली पूरा देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एड टू द डिजास्टर विक्टिम। तो कोई भी आपत्ति आती है तो उसमें जो लोग क्षतिग्रस्त होते हैं तो उनको जो है फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट एड के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फर्स्ट एड क्यों करना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड इज द प्रिवेंशन ऑफ डेथ। पहला 3 ऑब्जेक्टिव्स है, प्रिवेंशन ऑफ डेथ। सेकंड इज प्रिवेंटिंग डिटेरियोरेशन ऑफ द हेल्थ एंड थर्ड इज टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो 3 मुख्य उद्देश्य है। तो पहला देखिए प्रिवेंशन ऑफ डेथ। तो प्रिवेंशन क्या करना है? जो भी लोग आपत्ति में फंसे हैं, विपत्तिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है, तो उनकी जान जो है न जाए, इसके लिए हमें काम करना है, किसी की जान न जाए। दूसरा जो है डिटेरियोरेशन, प्रिवेंट द डिटेरियोरेशन ऑफ द हेल्थ। कोई जो है ज्यादा सीरियस ना हो जाए, इसके लिए हमें फर्स्ट एड करना चाहिए। और तीसरा जो है टू स्टार्ट रिहैबिलिटेशन, उसका पुनरुत्थान करने के लिए हमें काम करना चाहिए। उसे दवाइयाँ मुहैया करना है, उसे डॉक्टर के पास पहुंचाना है, खाने पीने की व्यवस्था करना है, सब रिहैबिलिटेशन में आता है। तो ये सभी फर्स्ट एड जो है आपको करना है। तो इसके लिए फर्स्ट एड आपको आना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द इमरजेंसी मेजर्स एंड फर्स्ट एड टू बी फॉलोड। तो आपको फर्स्ट एड सीखना है। तो मैं आपको फर्स्ट एड सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड में बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल आपको सीखना है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ABC के तौर पे, ABC यानी कि फर्स्ट एड की ABC। तो इसे एक लाइफ और रेस्क्यू साइटेशन भी कहते हैं। लाइफ एंड रेस्क्यू साइटेशन ABC। लाइफ एंड रेस्क्यू साइटेशन यानी कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसके जीवन बचाना है हमें, तो इसीलिए इसे कहते हैं लाइफ एंड रेस्क्यू साइटेशन। तो ये स्टैंड्स फॉर एयरवे। देन B जो है, B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग एंड C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। आ गया समझ में? तो एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ABC आपको याद रखना है। तो एयरवे यानी कि क्या होता है? इफ द विक्टिम हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इफ द विक्टिम हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, अगर किसी को आपत्तिग्रस्त व्यक्ति को अगर सांस लेने में तकलीफ है तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हैव टू हेल्ड हिज और हर हेड इन बैकवर्ड स्लोपिंग पोजिशन or the chin should be raised to ensure the respiratory passage or to remains the respiratory passage permanently open। अगर सांस लेने में तकलीफ है तो वो बैठ सकता है, तो उसकी जो नेक जो है उसे हमें ऐसे पीछे करना है। अगर वो बैठ नहीं सकता है, लेटा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी जो चीन है उसको हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना है, तो जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो खुला रहेगा। तो उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। तो दूसरा, इफ द ब्रीथिंग स्टॉप,
इफ द ब्रीथिंग ऑफ द विक्टिम स्टॉप, अगर उसकी सांस रुक गई है, सांस ही अंदर नहीं जा रही, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? इन दैट सिचुएशन वी शुड हैव टू गिव द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रेस्क्यूसाइटेशन। तो इसे कहते हैं माउथ टू माउथ रेस्क्यूसाइटेशन। अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो उसे हमें आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है। तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे देना है? तो हमारा मुंह जो है उसमें हवा भरनी है, और जो हवा भरी है वो उसके मुंह के ऊपर हमारा मुंह रखना है, और वो जो हवा है उसके मुंह में हमें ढकेलना है। तो कैसे करना है? जोर से हवा भरनी है और हमारा मुंह उसके मुंह के ऊपर रखना है, और वो हवा उसके मुंह में जोर से ढकेलना है। तो इसे कहते हैं माउथ टू माउथ रेस्क्यूसाइटेशन। तो इसकी वजह से उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस जो स्टॉप हुई थी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो तीसरा जो है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या करना है? अगर हमने उसे ये दोनों एयरवे और ब्रीदिंग दोनों प्रोसेस क्या यूज किए, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियस है, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम, देन आफ्टर गिविंग द माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ट्वाइस, यानी कि उसे 2 बार हमने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी दिया है, फिर भी वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो इसका अर्थ क्या है? उसके बॉडी का सर्कुलेशन स्टॉप हुआ है, तो उसका हार्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हैव टू प्रेस हिज हार्ट, वी शुड हैव टू प्रेस हिज हार्ट हार्ड डाउन बाय प्रेसिंग द चेस्ट विथ बोथ द पाम। तो हमारे दोनों पाम जो इसे हाथों को ऐसे रखना है, और उसकी जो चेस्ट है, चेस्ट यानी कि जो हार्ट जो है लेफ्ट साइड जो है उसे जोर से दबाना है। तो नीचे की तरफ दबाना है, हार्ड डाउन, और दोनों हाथों से दबाना है। तो कैसे दबाना है? तो these two actions should be repeated alternately about 15 times। तो 2 बार ऐसे करना है, तो एक बार में ऐसे जोर से 15 बार दबाना है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 15 बार दबाना है। ये एक्शन होगी। फिर दोबारा दोनों हाथ एक के ऊपर रखना है, हमारी भी सांस लेनी है, और जोर से नीचे की तरफ 15 बार और दबाना है। ऐसे 2 बार अगर करेंगे तो इस व्यक्ति जो है जिसका हार्ट काम करना बंद हो गया है, तो उसका हार्ट भी चालू हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट processes to start the stop heart and it is called as the CPR। तो CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसाइटेशन इसे कहते हैं बच्चों, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसाइटेशन। अगर किसी का हार्ट स्टॉप हुआ है तो इस प्रोसेस को हमें जल्द से जल्द अगर स्टार्ट करेंगे तो उसका हार्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो मरने से बच जाएगा। एंड इन दिस वे इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल। तो इसकी वजह से उसका सर्कुलेशन जो है नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो ABC प्रोसेसेस है ये जो है फर्स्ट एड में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी है जो है किसी को ब्लीडिंग होता है, किसी को बर्न होता है या फ्रैक्चर होता है, तो इस दौरान हमें क्या क्या जो है फर्स्ट एड करने चाहिए। और ब्लीडिंग, अगर कोई डिजास्टर के अंदर किसी को इंजुरी हुई है और उसे जख्म हुई है और उस जख्म से अगर खून बह रहा है, तो उस समय हमें क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? इफ द victim get injured and the bleeding through the wound, at that time this wound should be covered with a antiseptic pad। तो जो भी जख्म हुई है उसको एंटीसेप्टिक पैड लगाना है, डेटॉल लगाने है या सैवलॉन लगाने, तो उसके ऊपर कॉटन रख के पट्टी करनी है। तो अगर पट्टी अवेलेबल नहीं है, कॉटन भी अवेलेबल नहीं है, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हैव टू प्रेस द वाउंड विद द हेल्प ऑफ योर थम और आइदर विद द हेल्प ऑफ पाम। तो पहले तो जो है जिसमें जख्म जो है उसमें से ब्लड आना बंद होना चाहिए, तो हमारे हाथ भी साफ सुथरे होने चाहिए। तो हर एक के पास हैंकरचिप तो होता ही, अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है और किसी सड़क पे दुर्घटना होती है तो हमारा हैंकरचिप निकालना है, उसे पक्का बांधना है। और उसके बाद जो है अगर जख्म छोटी है तो हमारे थंब से उसे प्रेस करना है, या हमारा पाम जो है तो पाम जो है उसे हमें प्रेस करके रखना है 5 या 10 मिनट तक। यू हैव टू प्रेस इट फॉर द 5 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ थंब और पाम टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी वाउंड है उसमें से ब्लड बाहर आना बंद हो जाएगा। देन व्हाट फर्स्ट एड वी हैव टू यूज फॉर द
फ्रैक्चर्स, अगर फ्रैक्चर है तो हमें कौन सा फर्स्ट एड यूज करना चाहिए? फ्रैक्चर, तो कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो एक्सीडेंट में भी फर्स्ट एड होता है, जब बहुत सारे डिजास्टर उसमें फ्रैक्चर्स होता है। फ्रैक्चर्स टू द वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन, इसको अगर फ्रैक्चर है या हमारे शरीर के दूसरे हिस्से को फ्रैक्चर है तो इन दोनों में हमें दो अलग अलग फर्स्ट एड यूज करना चाहिए। If there is any fracture, then it is very essential that the fracture part be immobilized। यानी कि जिस हिस्से का फ्रैक्चर हुआ है, अगर मेरे हाथ को फ्रैक्चर हुआ है तो इस हाथ का जो हिलना डुलना है वो बिल्कुल ही ना हो, इसकी हमें क्या करना है, उसकी केयर लेना है। तो दिस कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन स्टिक और वुडन रॉड और बैटन और द रूलर। तो हमें क्या करना है, लकड़ी लेनी है या हमारा बाम्बू जो होता है, छोटी लकड़ी जो है, उससे हमें समझो यहाँ पे मुझे फ्रैक्चर हुआ है तो उस लकड़ी जो है इसे मैं ऐसे रखूंगा और इसे दोनों जगह से थोड़ा सा कस के बांधूंगा, तो जिसकी वजह से ये जो फ्रैक्चर पार्ट है ये ना हिल सके। अगर वो हिलेगा तो जो फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो इस पार्ट को इमोबिलाइज रखना है, ये हमेशा ख्याल में रखना है। एंड इफ देयर इज द इंजुरी टू योर बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम, अगर हमारे बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम को इंजुरी है तो इस समय हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। दिस पार्ट शुड बी, द पेशेंट शुड बी इमोबिलाइज्ड एंड वी शुड हैव टू कीप द पेशेंट ऑन अ फर्म स्ट्रेचर। अगर बैकबोन को अगर इंजुरी है तो हमें बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि बैकबोन को इंजुरी तो वो जो विक्टिम है उसकी जान जा सकती है, तो वो बिल्कुल ही ना हिल पाए। इसको हमें फ्लैट स्ट्रेचर पे रखना है, यानी कि हमें लकड़ी की फल्टी लेके उस पे उसे सुलाना है धीरे से, और वैसे की वैसे ही उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है जो बिल्कुल ही ना हिल पाए। आ गया समझ में? देन व्हाट प्रिकॉशंस और फर्स्ट एड वी हैव टू टेक फॉर द बर्न। अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा जलता है और कोई व्यक्ति जल जाता है किसी आगजनी में, तो उस समय हमें क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? इफ द विक्टिम हैव बर्न इंजुरी देन द इंज्योर्ड पार्ट, इट इज वेरी इसेंशियल टू होल्ड द इंज्योर्ड पार्ट under the clean cold flowing water at least for 10 minutes and then it has to be sent to the doctor तो के पास तो उसे लेके जाना है, लेकिन उसके पहले घर पे हमें क्या करना है, हमारा साफ सुथरा और ठंडा पानी जो है उसके ऊपर डालना है। कितने समय तक? 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक उस पर ठंडा पानी डालेंगे तो जलने की वजह से जो जलन उसके बॉडी में होती है वो जलन कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है एंड देन द पेशेंट शुड बी सेंट टू द डॉक्टर। आ गया समझ में? देन व्हाट द फर्स्ट एड यू हैव टू टेक during the injuries like sprain, then the twisting and contusion। तो स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन यानी अगर मोच आ जाती है चलते चलते, हमारा पैर जो है जो हाथ जो है या कोई भी हिस्से को जो है मोच आती है, या अगर हम चलते चलते गिर पड़ते हैं, खेलते खेलते बहुत बार बच्चे गिर जाते हैं तो वहाँ पे मोच आ जाती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? या ट्विस्टिंग, मुड़काना, कोई हिस्सा मुड़ जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए? और जो तीसरा जो है कंट्यूशन जो है इसे कहते हैं अंतःक्षति। अंतःक्षति इसका अर्थ क्या है? बहुत बार क्या होता है कि एक्सीडेंट में या खेलते समय बच्चे गिरते हैं या कोई व्यक्ति गिरता है तो उसे बाहरूनी कोई जख्म नहीं होती, लेकिन जो मार जो है शरीर के अंदर होता है, यानी कि अंदरूनी मार जो है, इसे कंट्यूशन कहा जाता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज द थेरेपी एंड दिस थेरेपी इज कॉल्ड एज राइस यानी खाने वाला नहीं है, तो ये राइस ट्रीटमेंट जो है हमें इस सिचुएशन करना है। मोच आ गई है, हाथ या पैर मुड़ गया है या अंतःक्षति है, अंदरूनी जख्म है, तो राइस। तो इसमें आर जो है पहला, the R stands for rest, then this I stands for ice, then C stands for
compression, and then last E stands for elevation और elevate। तो हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट अलाउ द विक्टिम टू टेक अ रेस्ट सो दैट इट फील्स रिलैक्स। तो पहले जो है उसे क्या करना है, अगर पैर मुड़ जाता है या अंतःक्षति आती है तो उसे एक जगह पे स्थिर बैठाना चाहिए, थोड़ा सा पानी जो है उसको पिलाना चाहिए जिसकी वजह से उसे रिलैक्स लगे। तो सेकंड आइस, देन वी शुड हैव टू अप्लाई द आइस पैक ऑन द इंजूर्ड पार्ट। जहाँ पे इंजुरी हुई है, जहाँ पे मुड़कन है, जहाँ पे अंदरूनी जख्म है, जहाँ पे ट्विस्टिंग है, उस जगह पे हमें आइस पैक अप्लाई करना चाहिए। तो आइस पैक अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो भी जलन है, जो भी सूजन है वो कम होती है, ज़्यादा सूजन वहाँ पे नहीं होती है। तो तीसरा जो है कॉम्प्रेशन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ आइस पैक। आइस पैक की ट्रीटमेंट कैसे करनी है? ये सिंपल है, हमारे रेफ्रिजरेटर में से जो है वो आइस निकालना है और वो आइस को हम एक कपड़े में डालेंगे और उस कपड़े को जो है वहाँ पे लगा के रखेंगे थोड़ी देर तक। तो 5 से 10 मिनट तक हमें ये आइस पैक ट्रीटमेंट करनी है। और आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द नेक्स्ट इज कॉम्प्रेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है, आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट वी हैव टू मसाज द इंजूर्ड पार्ट जेंटली। तो जो हिस्सा जो है इंजूर्ड हुआ है उसे हमें धीरे धीरे क्या करना है, मसाज करने। बहुत ताकत से मसाज नहीं करने, ताकत लगा के मसाज करेंगे तो वहां पे जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो धीरे धीरे हल्की मसाज वहां पे करना है। एंड देन इलेवेट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द इंजूर्ड पार्ट शुड बी रेज और इलेवेटेड पोजीशन। द इंजूर्ड पार्ट जो है उसे क्या करना है, द इंजूर्ड पार्ट शुड केप रेज और इलेवेट। समझो अगर मेरे हाथ को यहाँ पे मुड़कन आ गया, स्प्रेन हो गया या अंदरूनी मार है तो उस हाथ को मैं ऐसे रखूंगा, उसे रेज। तो इससे क्या होता है बच्चों, क्योंकि इस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो यहाँ पे सूजन कम होती है। क्या होती है? सूजन। क्योंकि कोई हिस्सा जो है इसे अगर स्प्रेन या मुड़काना हो जाता है, मुड़ जाता है, अंदरूनी मार लगता है तो वहाँ पे जो है ब्लड जो है जोर से जमा होता है और जिससे वो पार्ट जो है वो सूज जाता है, स्वेलिंग वहाँ पे आ जाती है। तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए उसे ऊपर रखना है। अगर पैर को जख्म हो, कंट्यूशन हो गया है तो पैर जो है वो ऊपर, यानी कि हार्ट से हमें वो पार्ट जो है ऊपर रखना है जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन नहीं आती है। तो आ गया बच्चों दिस पार्ट। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। एंड इसके बाद जो वीडियो है उस वीडियो में हम जो विक्टिम है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कैसे करेंगे डिजास्टर के समय, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे।